हेलो गाइस, वेलकम टू दी फोर्थ लेक्चर ऑफ डीबीएमएस। इस लेक्चर में हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर और उसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डीबीएमएस आर्किटेक्चर? हमको पता है कि डीबीएमएस का मेजर पर्पस होता है कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट व्यू में दिखाना, यानी कि डेटा कैसे स्टोर है, मेंटेन है, इस इंफॉर्मेशन को वो हाइड कर देता है और उतना ही डेटा शो करता है जितना यूजर ने रिक्वेस्ट किया होता है। तो जो डीबीएमएस का डिजाइन है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए ताकि डीबीएमएस अच्छे से वर्क कर सके और एब्स्ट्रैक्ट व्यू में डेटा प्रोवाइड कर सके। और जो डीबीएमएस का डिजाइन है वो उसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता क्या है? सो डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड हाउ द यूजर्स आर कनेक्टेड टू स्पेसिफिक डेटाबेस। यानी कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर से हमको पता चलता है कि वो जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और जो यूजर्स है वो डेटाबेस से कैसे कनेक्टेड है। जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या करता है, उसको डिवाइड कर देता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, ताकि उसको इंडिपेंडेंटली हम मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके, रिप्लेस कर सके, है ना। कि अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में कोई चेंज करना है, इसलिए वो चेंज क्या होगा बाकी सब में रिफ्लेक्ट नहीं होगा या किसी और को नहीं छेड़ना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को चेंज करने के लिए। और हमको पता है कि जो हम डीबीएमएस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होती है, तो इसके लिए एक करेक्ट आर्किटेक्चर होना बहुत जरूरी है डीबीएमएस का। अब हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर की टाइप्स देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं: 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम 1 टियर आर्किटेक्चर को समझते हैं। It is the simplest architecture of database in which the client, server and database all reside on same machine. ये वो वाला आर्किटेक्चर है इसमें क्या जो क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस सब एक ही मशीन पे होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे इजी रहेगा। For example, when you install database in your system and access it to practice SQL queries. मान लो आप अपने लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल कर रहे हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, उस पे आप SQL क्वेरीज की प्रैक्टिस करते हो। तो वो एग्जांपल है 1 टियर आर्किटेक्चर की। उसमें क्या आपका डेटाबेस भी आपके लैपटॉप में या सर्वर भी आपके लैपटॉप में और अपने लैपटॉप पे आप वर्क करके क्वेरी लिख के डेटा को रिट्रीव कर रहे हो, है ना। तो ये एग्जांपल होगी 1 टियर आर्किटेक्चर की। इसमें क्या क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस सब एक ही मशीन पे है। अब हम 2 टियर आर्किटेक्चर को समझते हैं। इसमें 1 आर्किटेक्चर की टियर आर्किटेक्चर की तरह सब कुछ एक मशीन पे नहीं होता। इसमें जो डेटा है वो डेटाबेस सर्वर में होता है और जो क्लाइंट है वो क्लाइंट मशीन पे होता है, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे। तो क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पे क्लाइंट मशीन पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या करते हैं, सर्वर साइड के साथ कनेक्शन बनाते हैं। इसके लिए ओडीबीसी और जेडीबीसी एपीआईज यूज होते हैं यूजुअली। तो क्लाइंट मशीन क्या करती है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है सर्वर साइड के साथ, उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करके, और सर्वर साइड क्या करती है, फिर वो उस क्वेरी को प्रोसेस करती है और डेटा देती है, क्लाइंट मशीन पे भेजती है। इसको हम रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम की एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, जब रेलवे टिकट्स की बात हुई है तो कि बहुत सारे लोग टिकट्स बुक करवाते हैं, तो ये डेटा क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और बहुत ही क्रिटिकल डेटा है। तो इसको आप सिंपली एक मशीन पे स्टोर नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से सर्वर की जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या एक डेटाबेस सर्वर में डेटा स्टोर है। तो अब हम समझते हैं कि 2 टियर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम की एग्जांपल में। आजकल तो हम खुद ही टिकट्स बुक कर लेते हैं, पर मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पे जाके वहां पे आप अपनी टिकट्स बुक करवाते हो। तो सबसे पहले आप बताते हो कि आपने कहाँ की टिकट बुक करवानी है। मान लो आपने दिल्ली की करवानी है ना। तो आप उसको बताते हो कि आपको दिल्ली की टिकट्स बुक करवानी है। तो सबसे पहले वो फिल करता है और डेटा जो भी होता है आपके रिगार्डिंग डेटा वो फिल करके भेजता है उसको सर्वर को। तो सर्वर क्या करता है, वहां पे क्वेरी को प्रोसेस करता है, वो देखता है कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो किस टाइमिंग की अवेलेबल है। तो इस डेटा को वो क्या करता है, वापस क्लाइंट मशीन पे भेजता है। तो इस तरीके से 2 टियर आर्किटेक्चर काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Now let's see some advantages and disadvantages. First of all, advantages. Easy to understand as it directly communicates with database. अब यहाँ पे हमने देखा कि क्लाइंट मशीन और डेटाबेस सर्वर के बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं प्रेजेंट, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इजी टू अंडरस्टैंड.
Requested data can be retrieved very quickly when there are few users. जब हमारे पास number of users कम हो तो data क्या होता है, easily retrieve हो जाता है. Easy to modify and maintain, अगर हमने कोई changes करने हो अपने 2 tier architecture के बीच में तो वो बहुत easy है. और अगर बहुत सारे यूजर एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो उनकी रिक्वेस्ट को क्यू कर देता है, मतलब लाइन में लगा देता है कि 1 by 1 उनकी जो क्वेरीज है वो प्रोसेस और डेटा वो रिट्रीव कर सकें. Now let's see some disadvantages. It would be time consuming if there is a huge number of users. अगर बहुत सारे users उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या होगा कि जैसे कि हमने देखा कि वो रिक्वेस्ट को क्यू कर देता है, 1 by 1 सभी का क्वेरी प्रोसेस करके डेटा देता है. तो अगर वो 1 by 1 करेगा सभी का काम तो इससे क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. It lacks scalability when simultaneous client request increases, application performance degrades. तो वो क्या करता है कि अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो एक टाइम पे तो सभी को डेटा नहीं देता, क्वेरी प्रोसेस करके डेटा उनको नहीं देता, तो वो क्या करता है 1 by 1 करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है. अगर फ्यू नंबर ऑफ यूजर्स है फिर ठीक है, अगर बहुत ज्यादा यूजर्स हो जाए और वो साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करे तो पर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है. अब हम 3 tier आर्किटेक्चर को समझते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो एक और लेयर हमारे पास ऐड हो गई है एप्लीकेशन सर्वर की. 1 tier आर्किटेक्चर में क्या था, सब कुछ एक मशीन पे डिसाइड करता था. 2 tier आर्किटेक्चर में 2 लेयर थी, क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर की, उनमें कनेक्शन होता था. अब 3 tier आर्किटेक्चर में हमारे पास एक और लेयर ऐड हो गई है एप्लीकेशन सर्वर की. सो इट हैज बेसिकली फॉलोइंग 3 layers. Presentation layer, this is also called as user tier layer, and user functions on this architectural layer. So presentation layer उसको कहते हैं जिसपे end user यानी कि हम वर्क करते हैं. जैसे कि जिन्होंने अपने लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर जिससे भी हम अपनी क्वेरी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या एंड यूजर वो इस प्रेजेंटेशन लेयर पे होते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर. दिस इज अ मिडिल टियर लेयर वेयर द एप्लीकेशन सर्वर रिसाइड्स अलोंग विद द प्रोग्राम्स व्हिच एक्सेस द डेटाबेस. तो ये क्या हमारी एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन सर्वर होता है. तो ये क्या करती है, जो क्लाइंट होता है जो वो क्वेरी भेजता है उस क्वेरी को फॉर्मेट करके डेटाबेस सर्वर के पास भेजती है, और फिर डेटाबेस सर्वर जो डेटा उसको देता है वो एप्लीकेशन सर्वर को भेजता है, तो वो उस डेटा को फॉर्मेट करके क्लाइंट के पास भेजती है. तो जो क्लाइंट मशीन होता है उसको एप्लीकेशन सर्वर के अलावा किसी डेटाबेस सर्वर के बारे में नहीं पता होता. उसको बस इतना पता होता है, एप्लीकेशन सर्वर के बारे में पता होता है कि उसको वहां पे अपनी क्वेरी भेजनी है. और जो डेटाबेस सर्वर है उसको एप्लीकेशन सर्वर के अलावा किसी क्लाइंट मशीन का नहीं कुछ पता होता, उसको बस इतना पता होता है कि जो उसने डेटा है वो उसने कहाँ भेजना है, एप्लीकेशन सर्वर के पास. Database layer. It is the layer where the actual database resides. Here all the tables, their mappings and the actual data is present. अब यहाँ पे क्या हमारा जो actual database है वो है, यहाँ पे हमारा data, tables, उनकी mapping सब कुछ यहाँ पे हमारे पास पड़ा है. तो अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं 3 tier आर्किटेक्चर को. तो 3 tier आर्किटेक्चर का यूजुअली लार्ज वेब एप्लीकेशंस बनाने में काम आता है. अब इसको हम एक मूवी टिकट्स की मान लो आपने बुक करवानी है, तो अभी बहुत सारे आपको पता है ऐप्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप अपनी मूवी की टिकट्स बुक करवा सकते हो. तो मान लो आप किसी एक वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे आपने मूवी की टिकट बुक करवानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसमें फिल करते हो कि आपको कौन सी मूवी देखनी है ना, और कौन से दिन आपने देखनी है. तो वो क्या करता है, मान लो आपने ये क्वेरी की, अब ये क्वेरी कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन सर्वर के पास. अब वो आपकी इस क्वेरी को फॉर्मेट करके भेजेगा डेटाबेस सर्वर के पास. अब डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा कि जिस दिन आपने मूवी देखनी है और ये पर्टिकुलर मूवी देखनी है क्या वो अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो किस टाइमिंग पे अवेलेबल है, कौन सी सीट्स अवेलेबल है थिएटर में, और क्या प्राइस है मूवी टिकट का. तो वो इस डेटा को क्या करेगा, एप्लीकेशन सर्वर के पास भेजेगा. एप्लीकेशन सर्वर इस डेटा को फॉर्मेट करके क्लाइंट मशीन पे भेजेगा, और ये आपको डिस्प्ले होगा अपने मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर, जिस पे भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो टिकट्स बुक करवाने के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा. तो इस तरीके से 3 tier आर्किटेक्चर काम करता है. अब इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस. Easy to change and modify. Any changes requested will not affect any other data in the database. The application layer will do all the validations. अगर आपने डेटा में कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो यहाँ पे बहुत इजी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर. और अगर आप किसी एक डेटा में चेंज करोगे कुछ, तो वो दूसरे डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होगा.
Improve security as the application layer filters out all the malicious actions. अब यहाँ पे क्या है, जो क्लाइंट है उसके पास डेटाबेस सर्वर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन लेयर बीच में आ गई. अब यहाँ पे क्या है, जो क्लाइंट की क्वेरी एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगी और जो डेटाबेस सर्वर डेटा भेजेगा वो भी पहले एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा, फिर वो आगे भेजा जाएगा. तो यहाँ पे क्या, क्लाइंट के पास बेसिकली डेटाबेस सर्वर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से डेटाबेस को और हमारे डेटा को सिक्योरिटी मिलती है. Good performance as this architecture cache the data once retrieved, so there is no need to hit the database for each request. अब मान लो कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप कुछ सर्च कर रहे हो नया, तो यहाँ पे क्या एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, जो भी आपका डेटाबेस सर्वर से डेटा आएगा उसको स्टोर कर लेगी. अगर आप फर्स्ट टाइम कोई क्वेरी कर रहे हो तो उस पर जो भी डेटा आपको मिलेगा एज आउटपुट, उस डेटा को वो स्टोर कर लेगी और आपको सेंड करेगी. तो अगर नेक्स्ट टाइम आप सेम क्वेरी करोगे तो एप्लीकेशन लेयर दोबारा नहीं जाएगी डेटाबेस सर्वर के पास, बिकॉज उसने वो ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, वहां से वो आपको डायरेक्टली भेज देगी. तो अगर बहुत सारे यूजर साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे ये चीज बहुत फायदेमंद रहती है. So that why it gives us good performance, this architecture. Now let's disadvantages. It is more complex than two-tier architecture. Of course अब यहाँ पे हमारे पास एक और लेयर आ गई है, एप्लीकेशन लेयर, जिस वजह से complexity increase हो जाती है. It requires high maintenance. Obviously, again due to the presence of three layers, इसकी maintenance भी increase हो जाती है. So yeah, these were the advantages and disadvantages, and that's it for the whole video. आई होप कि आपको डीवीएमएस आर्किटेक्चर और उसकी टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.